करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्या क्या हो गया था? एक्सरसाइज 1 डिस्कस हो गया था ना, हाँ सर। और एक्सरसाइज 3 डिस्कस नहीं हुआ था, है ना? मैंने क्या बोला था क्लास में, क्या डिस्कस करेंगे पहले? कि ग्रेविटेशन का एक्सरसाइज 2 ना। हाँ सर। बताइए क्या क्या डाउट है? क्वेश्चन नंबर 3। Spherical hollow cavity is made in a lead sphere of radius r, so that its surface touches the outside surface of the lead sphere. मेरी आवाज आ रही है? अभी आ रही है। उधर से लाइट चली जाती है। तो स्फेरिकल हॉलो कैविटी इज मेड इन अ लेड स्फीयर। अच्छा ठीक है, ऐसा दिया हुआ है दरअसल ये। सर वो क्वेश्चन 1 है। क्वेश्चन 1 है यार? ये कौन सा आपको मिल गया शीट? कौन सा इधर उधर का शीट दिया यार? हार्ड कॉपी है। तो आप क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा है फिर बताएंगे आप मुझे? वो स्पीयर और एक रिंग है रूट 3r डिस्टेंस पे। हाँ? एक स्पीयर और एक रिंग रूट 3r डिस्टेंस। एक स्पीयर है m मास का। ठीक है, हाँ हाँ। तो यहाँ हमारे पास में ये रिंग यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, ये रिंग है। और यहाँ ये स्फीयर दिया हुआ है। तो
ये हमारे पास में √3r है, ये m है, ये कैपिटल M है। तो इसमें कह रहा है कि इन दोनों के बीच में फोर्स बताओ। तो होगा क्या इस रिंग के लिए, यानी अगर इस स्फीयर की बात करें इस रिंग के लिए, तो ये रिंग क्या है इसके लिए, तो आउटर वाला पॉइंट हुआ। तो रिंग जब इसको देखेगी स्फीयर को, तो इसके लिए सारा मास का मानते हैं हम लोग, सेंटर पे मानते हैं। यानी यहाँ से डिस्टेंस कितना है, √3r है, और इसकी रेडियस क्या है यहाँ r है। तो इस रिंग की वजह से यहाँ जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगी वो कितना होगा, Gm x बाई 3r का होल स्क्वायर प्लस r, और इसके पावर कितना होता है 3/2। और अगर मैं इसको m से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये फोर्स आ गया, यही आंसर है। यहाँ x कितना है, √3r है, तो ये कितना हो गया हमारे पास 4r स्क्वायर, यानी 2r, तो यानी कितना हो गया 8r क्यूब हो गया, और ये हो गया Gm √3r स्मॉल m बाई 8r क्यूब। सॉल्व कर लो, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया, यही आंसर है। ओके, नेक्स्ट कौन सा है? सेंटर पे देखेंगे। हाँ, और कहाँ देखेंगे, ये तो बात हुई थी हमारी। ठीक है भाई, इस स्फीयर के लिए रिंग के आउटर वाला पॉइंट है, हाँ। उसके लिए भी अगर आप देखोगे तो ऐसा मिलेगा, लेकिन उस पर निकालना आसान है नहीं। रिंग स्फीयर की वजह से रिंग पर निकालना आसान नहीं है, लेकिन रिंग की वजह से स्फीयर पर निकालना आसान है, क्योंकि उसके एक्सिस पर है ना इसका सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कौन सा है आपके यहाँ? ये two balls of mass m each are suspended side by two equal threads of length L. ठीक है। तो दोनों क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो एक्चुअली में तो ये ऐसा होगा, अट्रैक्ट करेंगे। तो ये एंगल क्या है यहाँ, थीटा, ये एंगल भी क्या है, थीटा। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस a है। तो ये कह रहा है कि if two small balls of mass m each are suspended but side by two equal threads of length L shown in the figure, if the distance between the upper ends of the threads be a, the angle theta that the thread will make with the vertical due to attraction between the balls is। तो ये डिस्टेंस भी दिया हुआ है, ये a माइनस x है। तो क्या होगा, दरअसल इसको फोर्स इधर लग रहा होगा, इसको t इधर लग रहा होगा, डाउनवर्ड इसको mg लग रहा है, और ये एंगल या ये ले लेते हैं, ये एंगल कितना है थीटा। तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा यहाँ, t cos थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, t sin थीटा। इक्विलिब्रियम पर है तो t cos थीटा इक्वल टू mg, और t sin थीटा इक्वल टू f, और f इक्वल टू Gmm बाई a माइनस x होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 1 डिवाइड कर दो, आंसर आ जाए। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 कौन सा है भाई? सर वो geostationary orbits around the Earth's circular orbit of radius 36,000 kilometers. टाइम पूछा है। क्या 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 बताया आपने, जियोस्टेशनरी satellite orbits around Earth in a circular orbit of radius 36,000 kilometers. अच्छा, geostationary satellite orbits around the Earth in a circular orbit of radius this one. Then the time period of space satellite orbiting a few hundred kilometers above the Earth's surface, ये बताना है अपने को। तो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट है, इसका मतलब हो गया g स्क्वायर मतलब सॉरी t स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर g मास ऑफ अर्थ है इनटू वो रेडियस दिया हुआ है अपने को।
36,000 किलोमीटर में रहने देते हैं टू पावर 3। इसका टाइम पीरियड पता है 24 आवर्स है। दूसरे वाले का क्या हो जाएगा, तो टी डैश का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर बाई जी एम, फ्यू हंड्रेड किलोमीटर। इसका मतलब उसको हम लोग आर क्यूब भी मान लेंगे, जहाँ आर क्यूब क्या मतलब, यानी 4 पाई स्क्वायर बाई जी एम 64,002 पावर 3। डिवाइड कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर मान लो ये आर प्लस एक्स भी लेते हो तो ये ऑलमोस्ट आर ही है, क्योंकि इस आर के कंपैरिजन में ये नेग्लिजिबल है। नेक्स्ट। सर कुछ 100 तो आर के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल नहीं होगा। फ्यू हंड्रेड किलोमीटर तो देखो करना विल बी अप्रोक्सीमेटली, इसलिए तो पूछ रहा है फिर। ठीक है, अगर आप लेते हो मान लो 100 किलोमीटर भी लेते हो, 200 किलोमीटर भी लेके देते हो, तो लगभग वो 2 आवर्स के आसपास आंसर आ जाएगा आपको। तो अप्रोक्सीमेटली वही लेना है। ठीक है, एक बात सुनिए। ठीक है सर। एक 16 कौन सा है? Newton inverse square law of gravitation had some dependence on radial distance other than 1 by r square. If Newton's inverse square law of gravitation had some dependence on radial distance other than r to power minus 2, which one of Kepler's 3 laws of planetary motion would remain unchanged? ये बात सही है। तो इसमें देखो आप, क्योंकि अगर मान लो ये वाला लॉ नहीं फॉलो करता है, कुछ और लॉ फॉलो करेगा, तो हमारे पास ये हो जाएगा दरअसल, यानी जो लॉ होगा वो ले सकते हैं k बाई आर टू पावर n, और ये इक्वल टू क्या होगा, एम वी स्क्वायर बाई आर। ओके, मान लो आर टू पावर n इस तरह से लॉ दिया है। ठीक, तो पहली बात इसने कहा, जैसे फर्स्ट लॉ ऑन नेचर ऑफ ऑर्बिट्स, तो फर्स्ट लॉ ऑन नेचर ऑफ ऑर्बिट्स, दूसरा क्योंकि अनचेंज रहेगा, सेकंड लॉ ऑन कांस्टेंट एरियल वेलोसिटी, तो वो भी समझ लेते हैं, क्योंकि टाउ वेक्टर तो क्या होता है, जीरो ही होगा। टाउ वेक्टर जीरो होने का मतलब एल वेक्टर बाई डीएल वेक्टर बाई डी टी, तो एल वेक्टर तो कांस्टेंट मिलेगा हमेशा, कैसा भी हो लो। मान लो पर फोर्स ये वाला ले रहा हूँ, तो उस केस में एल वेक्टर तो कांस्टेंट मिलेगा, क्योंकि टॉर्क तो जीरो ही है, क्योंकि फोर्स हमेशा किधर है, टुवर्ड द सेंटर होगा, तो एल तो कांस्टेंट है। एल कांस्टेंट होने का मतलब क्या था, हमने देखा कि डी ए वेक्टर बाई डी टी इक्वल टू एल वेक्टर बाई 2m था। मास उस प्लानेट का कांस्टेंट है, एल कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट होगा। तो यानी सेकंड जो लॉ है इसका एरियल वेलोसिटी वाला, वो तो कैसा भी हो, यहाँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में थर्ड लॉ ऑन डिपेंडेंस, ये तो डिपेंड करेगा भाई, तो आर पे डिपेंड करता ही है। बात है अब भी तो हमारा करेक्ट है, एक ही बात करते हैं। फर्स्ट लॉ ऑन नेचर ऑफ ऑर्बिट्स, ये हमें first law on nature of orbits, अच्छा एक चीज है, जब कोई भी फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है, कोई भी फोर्स जब 1 बाय आर स्क्वायर होता है, तो जब भी इनवर्स स्क्वायर लॉ की बात करते हैं हम लोग, इसकी जो उस केस में इसकी जो टोटल एनर्जी आती है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो आती है, वो क्या मिलेगी अपने को, नेगेटिव मिलती है।
ठीक है। यार ये तो सोचना पड़ेगा, क्योंकि आप ये देखो, अच्छा लेकिन स्क्वायर होता है ना, अभी स्क्वायर जब होता है तो सर्कुलर ऑर्बिट भी हो सकती है, और ऑर्बिटल और इलिप्टिकल ऑर्बिट भी हो सकती है, दोनों पॉसिबल है। लेकिन वो दोनों तभी पॉसिबल है जब ये स्क्वायर होता है। हम्म बस इसके बारे में तो सोचना पड़ेगा यार, ये तो भी तो। फर्स्ट लॉ ऑन नेचर ऑफ ऑर्बिट्स। अगर 1/r² नहीं होता तो क्या ये इलिप्टिकल नहीं होता? भाई बी तो करेक्ट है, ए में तो डाउट है यार, ए में तो सोचना पड़ेगा, बताता हूँ मैं। इसके अलावा इस पार्ट में और कोई डाउट है? ये तो सोचना पड़ेगा फर्स्ट लॉ, क्योंकि ऑर्बिट जो है सर्कुलर, इसको सोच के बताता हूँ यार मैं, ठीक है। फर्स्ट, ठीक है, और इसमें क्या क्या हो गया था कैपेसिटेंस में? हम्म इलेक्ट्रिक वाला केस बताया था मैंने, तो एक ही केस बताया था ना, फुली जब वो होगा। हम्म हाँ तो नेक्स्ट एग्जांपल है कि मान लो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यहाँ दिया है, लेकिन ये पार्शियली फिल्ड है, इलेक्ट्रिक को हमने पार्शियली फिल किया है। ये ए और ये बी, तो ये x=0 है, और ये मान लेते हैं कि ये T1 है, ये टोटल जो है ये D है, और इसकी थिकनेस मैंने मान लिया कि T है, तो और ये मैंने मान लिया कि T2 है। तो आप देख रहे हो कि इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे इस पॉइंट के, तो ये हो जाएगा हमारे पास में x=T1, ये क्या होगा हमारे पास में
x इक्वल टू t1 प्लस टी, और ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, x इक्वल टू डी, है ना। अब इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है, तो यहाँ प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ माइनस क्यू चार्ज है, इधर ये एयर है बाकी जगह पर, तो यहाँ प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ माइनस क्यू चार्ज है। अब यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई नॉट होगा, यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई नॉट बाई के होगा, और यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई नॉट होगा। इस पॉइंट को मैंने मान लिया सी है, इस पॉइंट को मैंने मान लिया डी है। अब हम लोग ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, डी वी इक्वल टू माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, उसको इंडिकेट करेंगे 0 टू डी, और इसको इंडिकेट करेंगे वी ए टू वी बी। यहाँ ब्रेक करेंगे हम लोग, दरअसल ये डी है, तो ये तो हो जाएगा वी बी माइनस वी ए इक्वल टू माइनस, ये होगा 0 टू T1, और ये हो जाएगा ई नॉट डी एक्स माइनस, ये होगा T1 टू T1 प्लस टी, ये होगा ई नॉट बाई के डी एक्स माइनस, ये हो जाएगा हमारे पास में T1 प्लस T2 डी, और ये होगा ई नॉट डी एक्स। माइनस को उधर ले जाते हैं राइट लेफ्ट साइड में, हो जाएगा वी ए माइनस वी बी, और यहाँ मिलेगा अपने को ई नॉट T1 प्लस ई नॉट बाई के, ये मिलेगा टी माइनस, ये भी प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा ई नॉट, और ये मिलेगा आपको डी माइनस T1 माइनस टी। आप ये देखो, ये वाली टर्म तो कैंसिल आउट हो गई, इससे तुम्हारे पास में रह गया ई नॉट डी माइनस ई नॉट टी प्लस ई नॉट बाई के इंटू टी, और ई नॉट की वैल्यू अपने को पता है क्यू बाई, मान लेते हैं कि इसका प्लेट का जो सरफेस एरिया वो एस एस है, तो एप्सिलॉन नॉट एस, ये ई नॉट होगा, इसको बाहर ले लिया, तो डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ये लिख लीजिए, और ये इक्वल टू वी ए माइनस वी बी है।
लिख लिया? सर एक मिनट। हाँ सर लिख लिया। तो आप देख रहे हो कि यहाँ Q बाई V माइनस वी बी ये इक्वल टू C होता है, और ये आ गया एप्सिलॉन नॉट S बाई D माइनस T प्लस T बाई K। ये कैपेसिटेंस होगी इसकी। जैसे इसमें देखो, अगर मैं कहता कि T इक्वल टू 0 है तो C इक्वल टू क्या रहा है, एप्सिलॉन नॉट S बाई D आ गया। अगर मैं कहता कि T इक्वल टू D है तो C इक्वल टू, देखो आप क्या आ गया, K एप्सिलॉन नॉट S बाई D आ गया। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में नेक्स्ट एग्जांपल, ये मेटालिक प्लेट है। और इसमें मान लो ये डाइलेक्ट्रिक है, हाफ में डाइलेक्ट्रिक है, और जो हाफ है उसमें एयर है। ये मेटालिक प्लेट है, तो ये भी मेटालिक प्लेट है। तो आप देख रहे हो कि इस पूरी प्लेट का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, और इधर इधर भी पूरी प्लेट का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है और यहाँ ये D है। तो यहाँ अगर मान लो हमने Q चार्ज दिया है और यहाँ कितना है, यहाँ माइनस Q चार्ज दिया है। ओके, यहाँ Q चार्ज दिया है, माइनस Q चार्ज दिया है। तो आप देखोगे यहाँ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं होगा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट्स पर यूनिफॉर्म नहीं है। लेकिन आप देखोगे कि डाइलेक्ट्रिक के अंदर और यहाँ बाहर, यहाँ दोनों साइड इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। तो आप कहेंगे सर क्या मजाक कर रहे हैं, ये तो डाइलेक्ट्रिक है, इसमें तो बाई क्या हो जाएगा, वो बाई क्या होगा क्या एक्चुअली। ए और बी को देखो यहाँ, यानी अगर मैं यहाँ ए पॉइंट लेता हूँ, ये मान ले A1 ले लेता हूँ, ये मान लेते हैं B1 ले लेता हूँ, ये मान लेता हूँ A2 ले लेता हूँ, ये मान लेता हूँ B2 ले लेता हूँ। आप ये देखो VA माइनस VB इक्वल टू क्या है, VA1 माइनस VB1 इक्वल टू VA2 माइनस VB2, है कि नहीं। क्योंकि पूरी मेटालिक प्लेट जो है उसका पोटेंशियल तो सेम ही होगा। ये बात समझ में आ रही है।
हाँ सर। हाँ सर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब सिंपल है कि अगर मान लो मैं कहता हूँ कि मान लो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो E1 है और यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E2 है, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ E1 इंटू डी इक्वल टू E2 इंटू डी तो लिखेंगे। तो देयरफॉर E1 इक्वल टू क्या हो गया यहाँ E2 हो गया। इसका मतलब दोनों के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से ये होगा कि जो प्लेट्स हैं उस पे चार्ज जो Q दिया है उसका डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं होगा। तो मैं इसको बार के लिए ले लेता हूं। तो यहाँ क्या होगा एक्चुअली, यहाँ Q1 होगा, तो फिर इधर कितना होगा, ये दरअसल अंदर ही है लेकिन बाहर ले रहा हूं मैं, इधर नीचे Q2 होगा। और इधर ये डाइलेक्ट्रिक है, तो फिर इधर क्या होगा, माइनस Q1 होगा, इधर क्या होगा माइनस Q2 होगा। दोनों इक्वल है, तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप लिखोगे V1 क्या लिखोगे Q1 बाई के एप्सिलॉन नॉट S बाई 2, और ये इक्वल टू Q2 बाई एप्सिलॉन नॉट S बाई 2 लिखोगे। यानी हमारे पास में एक रिलेशन आ गया। रिलेशन क्या आ गया कि Q1 बाई के इक्वल टू Q2 आ गया, और एक रिलेशन ये है ही। तो आप यहाँ से Q1 Q2 फाइंड कर सकते हो इन दोनों रिलेशन से, मतलब दोनों इक्वेशन से। तो Q1 Q2 मिल जाएगा, Q1 Q2 मिल जाएगा तो आपको यहाँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी मिल जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया तो क्या करना है ये लिख लो, फिर बताता हूँ। हमें इसकी कैपेसिटेंस भी फाइंड करनी है कि कैसे करेंगे, ये लिख लो फिर बताता हूँ। लिख लिया? हाँ सर। लिख लिया क्या? हाँ सर लिख लिया। तो अब आप देखो हमारे पास में कॉन्सेप्ट ये है, तो VA माइनस VB इक्वल टू E1D। अब आप E1 ले लो E2 ले लो, एक ही बात है। तो यानी अगर E1 लूंगा तो क्या लूंगा मैं Q1 बाई यानी 2Q1 बाई के एप्सिलॉन नॉट S इंटू डी। अब यहाँ से Q1 की वैल्यू इसके टर्म में निकालूंगा मैं, तो VA माइनस VB इक्वल टू 2
डी बाई के एप्सिलॉन नॉट एस इनटू Q1। तो Q2 की वैल्यू यहाँ रखो आप, मैं यही सॉल्व कर लूँ इसको। तो ये हो जाएगा Q इक्वल टू Q1 प्लस Q1 बाई के, यानी ये आ जाएगा Q के बाई के प्लस 1। तो आप यहाँ ध्यान से देखो कि के से तो के कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास आ गया एप्सिलॉन नॉट एस के प्लस 1 डिवाइडेड बाई, ये कितना हो जाएगा 2D, और ये इक्वल टू क्या आ रहा है Q बाई वी माइनस वी बी, ये आ गया C, यानी इसकी कैपेसिटेंस ये है। इसकी जो कैपेसिटेंस है वो ये है। ठीक है, और इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, देखिए इसको आप दो पार्ट डिवाइड कर लो। तो यहाँ Q1 है, यहाँ माइनस Q1 है, यहाँ Q2 है, यहाँ माइनस Q2 है। तो एक तरह से इसकी कैपेसिटेंस मान लेते हैं C1 है, और इसकी कैपेसिटेंस मान लेता हूँ C2 है। तो C1 क्या हो जाएगा, क्योंकि इसका एरिया कितना है, सरफेस एरिया प्लेट्स का S/2, इसका भी कितना है S/2, और ये तो D है, इसका भी D है, तो फुली है, तो क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, तो K एप्सिलॉन नॉट S/2 बाई D, और C2 क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट S/2 बाई D। वैसे तो आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको, ये दोनों किस में दरअसल है, पैरेलल में है। तो जब कैपेसिटर्स पैरेलल में होते हैं तो C इक्विवेलेंट जो है ना, उनका दरअसल ऐड हो जाता है, दोनों को ऐड कर दो तो क्या आ गया, देखो K प्लस 1 एप्सिलॉन नॉट S/2D, वही तो आ रहा वहां अभी। सर इसके पहले वाला हमने जो एग्जांपल लिया था, जिसमें डाइलेक्ट्रिक को एकदम बीच में रख दिया, उसमें भी वो 3 पार्ट में बीच डिवाइड में, करके
बोलिए। नहीं मतलब 3 पार्ट में डिवाइड करके फिर सीरीज वाला लगा सकते हैं क्या, या फिर इंटीग्रेट ही करना हाँ। पड़ेगा? लगा सकते हैं, आ जाएगा उससे, सीरीज वाले से भी आ जाएगा। बताते हैं अभी उसी को वापस से। हाँ सर। तो कैपेसिटर के केस में अगर पैरेलल में कैपेसिटर से तो सब क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। मतलब यहाँ उल्टा है, जस्ट उसका उल्टा है, रेजिस्टेंस का जस्ट उल्टा होगा। तो सीरीज में तो फिर यहाँ हो जाएगा 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1 ऐसे हो जाएगा। मैं बता दूंगा आगे। लिख लिया है? सर 1 मिनट। हाँ सर लिख लिया। ये इसकी बात कर रहे हैं ना? हाँ सर इसी की बात है। आप यहाँ देखो, दो साइड पे एयर है, यानी एयर देखा जाए तो कितने पार्ट में, D-T पार्ट में तो एयर एयर है, ठीक है नहीं? D-T हाँ पार्ट सर। में एयर है नहीं, तो हाँ इसका सर। मतलब उस पूरे को एक ही मान लो ना। आप अलग अलग मानोगे तब भी आंसर में आने वाला है, तो एक ही मान लो। यानी इसको आप ऐसे कर सकते हो कि एक कैपेसिटर ये है और दूसरा कैपेसिटर ये है, तो ये मान लेते हैं D-T है, और ये ले लेते हैं T है, और इसमें डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है। ये A और ये B, तो इसकी कैपेसिटेंस मान लेते हैं C1 है, इसकी C2 है, तो C1 पहले निकाल लेते तो क्या मिलेगा, एप्सिलॉन नॉट S बाई D-T, और C2 मिलेगा, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो K एप्सिलॉन नॉट S बाई T, तो इसका इक्विवेलेंट होगा 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। आप सॉल्व कर लो, वही आंसर मिल जाएगा। ठीक है, हाँ सर। तो D-T बाई एप्सिलॉन नॉट S प्लस T बाई आंसर देखो। लिख लो इसको। सर अगर दो डाइलेक्ट्रिक अलग अलग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के टच कर रहे हैं तो उनके जंक्शन पे जो चार्ज है वो निकाल सकते हैं क्या? हाँ, निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे सर? बता दो, लिख लिया? हाँ सर लिख लिया। हाँ सर।
नेक्स्ट एग्जांपल है, ये ले लेते हैं फिर पहले। ये K1 डाइलेक्ट्रिक है, ये K2 डाइलेक्ट्रिक है। ये A और ये B, उस पे Q चार्ज है, इधर माइनस Q चार्ज है। और ये ले लेते हैं D/2, या D1 D2 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये D/2, D1 D2 ले लेते हैं। यहाँ जो एरिया, सरफेस एरिया प्लेट्स का, वो SS है। तो दरअसल इस स्लैब के अंदर, यानी अगर इसका FBD बनाएंगे, तो यहाँ प्लस Q चार्ज है और यहाँ माइनस Q चार्ज। तो यहाँ जो चार्ज डेवलप होगा, पहले इधर जो चार्ज इंड्यूस होगा, वो मान लेते हैं माइनस Q1 है। तो इधर जो होगा वो प्लस Q1 है। ठीक है। हाँ सर। सर मैं ये जो बीच में हमने चार्ज निकाला है उसको मैं सीरीज कॉम्बिनेशन के हिसाब से देखूं तो सीरीज में तो ऐसे दोनों मतलब कैपेसिटर जो सीरीज में होता है उस पर चार्ज सेम ही होता है ना। तो उसके एक प्लेट पे प्लस क्यू एक प्लेट पे माइनस क्यू दूसरे के एक प्लेट पे प्लस क्यू और माइनस क्यू तो जो बीच के मतलब दोनों प्लेट को ऐड करेंगे तो जीरो होना चाहिए ना सीरीज के हिसाब से सोचे तो। भाई वो तो क्वेश्चन करने के लिए हम लोग सीरीज में बनाते हैं, ऐसा थोड़ी है। तो आंसर आ जाएगा। एक्चुअल सिचुएशन तो ये है जो दिखा रहा हूं मैं। हाँ वो तो क्वेश्चन करने के लिए बन जाता है, इसलिए कर लेते हैं। आई बात सुन। हाँ हाँ सर। लेकिन एक्चुअली तो ऐसा ऐसा मान, जो उस इंटरफेस पे जो चार्ट डेवलप हो रहा है, वो तो ये वाला चार्ट डेवलप हो रहा है वहां तो। हाँ और वैसे भी यहाँ चार्ज थोड़ी फ्लो करता है, तो थोड़ी की चार्ज फ्लो कर ही रहा है। वो तो हम लोगों ने कि सीरीज में इसलिए हमने ऐसा कर लिया, तो इसलिए वो बन जाता है, इसलिए आ जाता है। ऐसा है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास में, नेक्स्ट एग्जांपल।
ये एस बाई टू, ये एस बाई टू, ये एस बाई टू, ये एस बाई टू, ये डी ले लिया, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये डी बाई टू और ये डी बाई टू। इसमें भी ऐसा ही कर लो, ब्रेक कर लो। तो एक कैपेसिटर ये हो गया और एक कैपेसिटर ये हो गया, दोनों सीरीज में है और ये इधर इसके साथ में मिला के पैरेलल में है। तो एक तरह से इधर Q1 चार्ज गया, ये Q1 आया, इधर से Q2 गया, इधर से Q2 आया, तो ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। तो पहले C1 निकाले, तो C1 क्या है यहाँ, K1 एप्सिलॉन नॉट S बाई टू डिवाइडेड बाई D बाई टू। C2 कितना है, K2 एप्सिलॉन नॉट S बाई टू बाई D बाई टू। C3 कितना है, K3 एप्सिलॉन नॉट S बाई टू बाई D। इसका C इक्वलेंट जो होगा या CAB जो होगा, तो वो आ जाएगा C1 C2 बाई प्लस C3, क्योंकि C1 C2 पैरेलल और फिर मिला के C3 के साथ, सॉरी C1 C2 सीरीज में है और फिर उनका इक्विवेलेंट जो है C3 के साथ पैरेलल में है। तो ये आंसर आ जाएगा। देख लिया? हाँ नेक्स्ट एग्जांपल है, ये आप लोग करिए। करिए इसको, इसका इक्विवेलेंट क्या होगा।
है, इसको माइनस। हो गया? हाँ सर। कैसे किया? सर वो ना जो बड़ा वाला स्लैब है ना उसको डिवाइड कर दिया तुमने, और फिर मतलब दो सीरीज में कंबाइन पैरेलल में। ऐसा कर दिया आपने, यहाँ से ब्रेक हाँ। कर दिया। तब तो सही है। सर वो इक्विवेलेंट नहीं बन रहा, आपने ऐसा बना। तो हाँ इक्विवेलेंट डायग्राम बना देंगे। ये ए, ये बी, ये C1 है, ये भी C1 है, C2 है, C3 है। पहले C1 देख लेते हैं। एप्सिलॉन नॉट K1 एप्सिलॉन नॉट S/2 बाई D/2। C2 हो जाएगा K2 एप्सिलॉन नॉट
एस बाई टू बाई डी बाई टू, C3 होगा K3 एप्सिलॉन नॉट एस बाई टू डी बाई टू। तो आपके पास यानी सी ए बी आ जाएगा C1 C2 बाई C1 प्लस C2 प्लस C1 C3 बाई C1 प्लस C3, ठीक है, ये आ जाएगा। तो इस तरह से कर लेंगे, ठीक है। सर मतलब ये गलत है क्या कि K2 K3 को पैरेलल में उसके बाद K1 के साथ सीरीज में कंबाइन को सॉल्व करेंगे? गलत है, क्यों है गलत? क्योंकि यहाँ का और यहाँ का पोटेंशियल सेम थोड़ी है, क्योंकि तो नॉन कंडक्टर है, हाँ सर। इसलिए उसको ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ सर। इसका मतलब ये भी हुआ कि यहाँ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन भी यूनिफॉर्म नहीं होगा, यहाँ Q1 होगा, यहाँ माइनस Q1 होगा, यहाँ Q2 होगा और यहाँ माइनस Q2 होगा, यानी इसमें Q1 गया तो इसमें Q2 जाएगा, ऐसा होगा। ठीक है सर। नेक्स्ट है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। तो अगर मैं कैपेसिटर की बात कर रहा हूँ, हर तरह के कैपेसिटर के लिए कॉन्सेप्ट वैलिड होगा, लेकिन हम लोग इसको डेराइव कर रहे हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के केस में। तो मान लो ये हमारे पास में दो प्लेट्स हैं, पैरेलल प्लेट्स हैं, अभी इन पर कोई चार्ज नहीं है, ये ए प्लेट है, ये बी प्लेट है। हम क्या कर रहे हैं यहाँ से, और ये पॉइंट ए मान लेता हूं मैं और ये पॉइंट बी मान लेता हूं, इधर से चार्ज इधर लेके जा रहे हैं। सीधी सी बात है, अगर इधर से क्यू चार्ज आप लेकर गए हो तो यहाँ क्या हो जाएगा, फिर माइनस क्यू ना, इधर क्या हो जाएगा, प्लस क्यू ना। टोटल चार्ज अभी भी जीरो होना चाहिए, है कि नहीं। तो अब क्या होगा, यहाँ से चार्ज को लेकर वहां गए तो पोटेंशियल
पोटेंशियल डिफरेंस आ गया हमारे पास में। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है देखो, VA माइनस VB इक्वल टू है Q बाई, अगर ये S है और ये D है मान लो, तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट S इंटू D ना। ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। अब ध्यान से देखिए, अगर मान लो मैं यहां से DQ चार्ज उधर लेके जाता हूं तो कितना वर्क करना पड़ेगा, तो VA माइनस VB इंटू DQ ने, याद आ रहा है कॉन्सेप्ट, ये क्या होता है, DU तो होता है, और लेकिन क्योंकि चार्ज को इधर से उधर लेके जा रहे हैं, कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है, तो ये हमारे पास में DW एक्सटर्नल के इक्वल होगा कि नहीं होगा, और DW एक्सटर्नल जो है वो DU के इक्वल ही तो होगा। इसको इंडिकेट कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी पोटेंशियल इनिशियल तो जीरो ही थी जब चार्ज ही जीरो था, बाद में चार्ज आया सिस्टम पर, तो टोटल चार्ज जैसे दोनों प्लेट पे मिला के जीरो है, लेकिन अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी है वो तो जीरो नहीं है, वो तो आ ही रही है हमारे पास में। तो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट एस डी इंटू डी क्यू, और इसको इंडिकेट कर देंगे कहाँ से कहाँ तक, जीरो से कैपिटल Q। तो हमारे पास आ जाएगा ये D बाई एप्सिलॉन नॉट एस क्यू डी क्यू, क्या हो जाएगा Q स्क्वायर बाई 2, यानी U इक्वल टू आ गया हमारे पास में 1/2 Q स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट S बाई D। ये क्या है, यानी आ गया Q स्क्वायर बाई 2C ना। तो ये कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी वो ये होगी, लिख रहे हैं। ये बात समझ में आ रही है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है। सर एग्जाम्पल 28-29 पे डाउट है सर, वो डाइलेक्ट्रिक का ही है। एक मिनट, कौन कौन सा बताइए। सर एग्जाम्पल 28 का पोटेंशियल वाला पार्ट और एग्जाम्पल 29। 28 का ये फाइंड बी एंड ई, ये वाला, हाँ ये सर स्पेयर इसमें वाला। हाँ हाँ बताओ, बताते हैं, अभी ये कंप्लीट कर लें। हाँ सर।
तो ये आ गया हमारे पास में। अब हम बात करेंगे एनर्जी डेंसिटी, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी या इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी या इलेक्ट्रिक एनर्जी भी इसको लिख सकते हो आप। यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो हमारे पास में डाइलेक्ट्रिक है, उसका वॉल्यूम कितना होगा डाइलेक्ट्रिक का? डी इंटू एस ना। एनर्जी कितनी है हमारे पास में? यू। एस इंटू डी, ये हमारे पास में आ गई यू। तो ये कितना आ रहा है? क्यू स्क्वायर बाई 2c बाई एस इंटू डी, यानी क्यू स्क्वायर बाई 2s इंटू डी, और ये एप्सिलॉन नॉट एस बाई डी। ये आपको याद होगा कि वहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो कितना होगा? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट एस होगा। यहाँ से क्यू की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास में u इक्वल टू आ गया, डी से तो डी कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट एस स्क्वायर इंटू ई एप्सिलॉन नॉट एस का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मिलेगा हाफ एप्सिलॉन नॉट, और दरअसल ये क्या है? ई नॉट ही तो है, ए नॉट का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला देखा था हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक में, याद हो तो आपको। लेकिन ये किसमें है? इन वैक्यूम। अगर इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम की बात करेंगे, ये लिख लो, फिर वो भी बताता हूँ आपको। तो एक बात यहाँ क्लियर हो गई कि ये जो, वैसे तो वहां भी क्लियर हो गई थी, वहां भी बात हो गई थी कि ये जो एनर्जी स्टोर होगी वहीं स्टोर होगी जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। लिख लिया? हाँ सर। इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी इन अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो अगर मान लो जैसे कि ये कैपेसिटर है, इस पर क्यू चार्ज है या माइनस क्यू चार्ज है, ये ए और ये बी, तो इसका एरिया वो एस है, सरफेस एरिया बी है। यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा क्यू बाई के एप्सिलॉन नॉट एस, है ना। अब देखोगे एनर्जी होगी, दरअसल वो होगी हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर, या हाफ वो निकल जाएगा, ये एप्सिलॉन, यानी इसकी जगह क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन की जगह के एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या एप्सिलॉन आर होता है, और ये हो जाएगा ई स्क्वायर, जहाँ ई की वैल्यू ये होगी। ये लिख लो। तो इस क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28।
इसमें कौन सा पार्ट समझना है, तीनों ही समझने हैं या कोई एक समझना है, बोलो। सर पोटेंशियल वाला खाली बस। हाँ मतलब पोटेंशियल वाला, तीनों का पोटेंशियल समझना है, ये कह रहे हो ना आप? हाँ लिख लिया? हाँ सर हाँ लिख सर। लिया। चलो पहला क्वेश्चन, ये हमारे पास में नॉन कंडक्टिंग है, ये ए और ये बी। तो आप देख रहे हो कि यहाँ क्यू चार्ज रखा है, तो यहाँ चार्ज इंड्यूस होगा। तो मान लेते हैं माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस हुआ तो प्लस बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो देखो होगा क्या एक्चुअली, निकाल लेता हूँ ज्यादा अच्छा रहेगा कि क्यू कितना होगा। तो ये एप्सिलॉन आर जो कि के होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, किसी आर डिस्टेंस पर अगर आप जाते हो यहाँ इस क्यू की वजह से, और जितने भी, क्योंकि अब आउटर में जो चार्ज है तो यूनिफॉर्म चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसकी वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अंदर जीरो ही होगा। लेकिन ये डाइलेक्ट्रिक है तो अंदर ये नहीं कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा एक्चुअली, अगर मैं कहता हूँ कि कैपिटल क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई नॉट है, और इस माइनस क्यू जो डेवलप हो रहा है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि ई इंड्यूस होगा, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ मिलेगा, जो कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, वो होगा दरअसल ए नॉट बाई के या एप्सिलॉन आर, और वो इक्वल टू होगा ए नॉट माइनस ई इंड्यूस्ड। तो आप जब सॉल्व करोगे तो अल्टीमेटली क्यू की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, क्यू 1 माइनस 1 बाई के, जैसे स्लैब पे कैसे मिला था वैसे आपको यहाँ मिल जाएगा, ठीक। अब अपने को किस पॉइंट पर चाहिए, किसी आर डिस्टेंस पर चाहिए, पहला पॉइंट कि आर लेस देन ए एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये कैसे, पहला है ना, जो भी है ये हमारे पास में है। तो क्या होगा, हमने देखा कि इस क्यू की वजह से तो आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक मतलब पोटेंशियल होगा ही होगा। आर डिस्टेंस पे जाएंगे तो यहाँ से कितना होगा, तो वो लिखोगे आप क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, है ना। और इस माइनस क्यू की वजह से भी तो होगा, तो क्या लिखोगे, माइनस तो ये हो जाएगा क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, और आउटर वाले की वजह से भी होगा, तो प्लस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी, ये होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो आंसर क्या दिया इसने, सर ये सॉल्व मेरे करके हिसाब से देखना जो पड़ेगा। पोटेंशियल है, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन आर नॉट होगा आर ना होगा। सर, आर स्क्वायर नहीं सॉरी होगा। आर होगा, नहीं आ रहा आंसर।
आंसर मेरे हिसाब से ये आना चाहिए। बात समझ में आई? क्या दिया सॉल्व करो तो। हाँ सर जैसे हाँ सर सॉल्व करके देखता हूँ। नहीं सॉल्व करो तो क्यू की वैल्यू जब आप रखोगे तो क्या आ जाएगा? तो ये हटा दूं, ऊपर वाला लिख लिया, फिगर वगैरह हटा दूं क्योंकि ये सॉल्व करूंगा मैं। हाँ सर। हाँ सर। फिर इसने जो मेथड बताया उससे बताऊंगा, देखो उससे भी कर सकते हो आप, एक इससे भी कर सकते हो। तो V इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस क्यू, यानी Q 1 माइनस 1 बाई के, ये हो जाएगा 1 बाई B, ये हमारे पास में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 1 बाई A। तो सिंप्लीफाई करो तो आंसर मैच कर जाएगा आपका। तो सिंप्लीफाई करूँ फिर मैं, तो Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई B माइनस 1 बाई A माइनस 1 बाई KB प्लस 1 बाई KA। तो इसको अलग करो, तो Q बाई इस वाले को अलग कर लेते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A, है ना। एक तो ये अलग कर लो और एक ये वाला पार्ट अलग कर लो, तो प्लस Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई R माइनस 1 बाई A, उसके बाद में इसको अलग कर दो, तो प्लस Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 1 बाई A माइनस 1 बाई B। देखो मैच कर रहा है ना, आंसर देखो यही तो आ रहा है। हाँ सर मैच कर रहे हैं। तो एक तो ये तरीका है, इससे कर सकते हो, चाहो तो फिर दूसरा तरीका अपनाते हैं, उससे भी कर लेंगे। सर दूसरा कौन सा तरीका है? वो dv वेक्टर इक्वल टू माइनस e वेक्टर डॉट dr नहीं है हमारे पास में, हाँ तो उससे भी कर सकते हैं हम। उससे हाँ। कैसे करेंगे देखो, आप यहाँ देखो कि जब इस आउटर पॉइंट की बात करोगे ना आप इस जगह पर, अच्छा वो हटा दें, मैंने यहाँ देख लेते हैं भाई, ये हमारे पास में है, आप इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालोगे, ये कैपिटल Q है, यहाँ माइनस Q है और यहाँ प्लस Q है। यहाँ जो पोटेंशियल आएगा है ना सरफेस पर, वो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B आ जाएगा, मालूम है आपको। क्योंकि जो माइनस Q और प्लस Q उसकी वजह से क्या मिलेगा आपको? जीरो मिलेगा ना, तो इसकी वजह से पोटेंशियल मिल गया आपने, इसका मतलब सरफेस का पोटेंशियल मिल गया। अब सरफेस का पोटेंशियल मिल गया तो करना है कि हमें किसका पोटेंशियल चाहिए? हमें इस R का चाहिए। तो अच्छा R के लिए तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, तो वही बात पड़ गई हो तो वापस से, क्योंकि इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालना पड़ेगा आपको। मान लेते हैं कि ये पॉइंट अगर A है
और ये पॉइंट हमारे पास में बी पॉइंट था, तो ये वी भी था, और इस पॉइंट मान लो पी पॉइंट था, पी पॉइंट पर अपने को चाहिए। तो बात तो वही पड़ जाएगी, वही निकालना, क्योंकि अपने को इस पॉइंट का भी निकालना पड़ेगा ना, तभी तो हम लोग उस पॉइंट का बता सकते हैं। हाँ हाँ सर। ठीक है ना, तो हाँ। ये पॉइंट का मिलेगा तो उसका बता सकते हैं। हाँ, तो वही करना वही है। अगर आप किसका बताना है, जैसे ए और बी के बीच का बताना है, ए और बी के बीच का बताता हूँ। देखो, तो पहले क्या निकालेंगे, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। तो किसी आर डिस्टेंस की बात करते हैं, मतलब ए और बी के बीच में पूछ रहा है, तो ये आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, यहाँ हम बात कर रहे हैं इसके लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर स्क्वायर। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो यही है। तो हमारे पास हाँ, कॉन्सेप्ट क्या है, डीवी इक्वल टू माइनस ए वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, वी ए टू बी जाएंगे, सॉरी ए टू आर जाएंगे, ए टू आर, क्योंकि ए और बी के बीच में चाहिए ना। तो ये क्या हो जाएगा, वी ए टू बी हो जाएगा। और आप जब आर इक्वल टू बी रखोगे तो वी इक्वल टू क्या लिखोगे, वी बी लिखोगे ना, तो आपको वी ए मिल जाएगा। तो जनरल उसका भी आ जाएगा। तो क्या मिलेगा, देखो, वी माइनस वी ए इक्वल टू माइनस ई क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर स्क्वायर डी आर। इसको ए टू आर इंडिकेट करो, माइनस, तो v माइनस वी ए ये हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये क्या मिलेगा, 1 बाई आर, ए टू आर। ठीक है, ये मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, यहाँ जब r इक्वल टू बी होगा तो v इक्वल टू क्या लेना है, वी बी इक्वल टू वी एस है। तो वी एस आपको गिवन है, तो आपको वी ए मिल जाएगा ना। फिर वी ए को इसी इक्वेशन में रख देना है, तो आपको किसी जनरल आर का भी मिल जाएगा ना, समझे। हाँ सर, मतलब बी रखेंगे आर को तो बी भी मिल गया, उसके बाद हाँ, उसके बाद वी ए को इस पर रखोगे ना। हाँ हाँ हाँ। वी ए तो कांस्टेंट है ना, वी वेरिएबल है, तो वी जब आर इक्वल टू बी रखोगे तो आपको यहाँ रखोगे वी बी माइनस वी ए इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और 1 बाई बी माइनस 1 बाई ए। यहाँ से आपको वी ए मिल गया, क्योंकि वी एस तो आपको पता ही है, या वी बी तो पता ही है, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी है। हाँ, वी ए निकालेंगे। हाँ सर सर, वैसे निकालेंगे। और आउटर के लिए तो कुछ नहीं, आउटर के लिए तो वही है, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर। आउटर में कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी सर हम लोग को ए का तो मतलब निकालना ही पड़ेगा ना पोटेंशियल। हाँ, एक तो इससे निकालेंगे नहीं, इक्वेशन निकाला तो है मैंने, इस वाली इक्वेशन से निकालो। चलो फिर, और इतने सर 29th भी सर 29 भी बता दो सर उसमें इतना ही पूछना है। सेम ये कॉन्सेप्ट यहाँ लगा देना है, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो अंदर का। सर मुझे पूछना था कि इसमें और जो हम नॉन कंडक्टिंग स्फीयर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज वाला पढ़ते हैं, उसमें फर्क क्या है? उसमें फर्क है कि उसमें एप्सिलॉन आर को 1 लेता है वो, बस उतना ही है ना? बस उतना है फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं। जो ए पे जो पोटेंशियल निकाला उसमें एप्सिलॉन नॉट आर क्यों नहीं लिया? क्या ए क्या पे नहीं, सॉरी, इन्होंने जो सेंटर पे पोटेंशियल निकाला उसको हाँ। के क्यू बाई, इसमें एप्सिलॉन नॉट ही लिखा है खाली, एप्सिलॉन नॉट आर नहीं। आपने इसको सॉल्व किया, आपने तो सॉल्यूशन देखा है, आपने सॉल्व किया जो कॉन्सेप्ट है, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला आपने? नहीं सर अभी तो पहले करो तो सही यार उसको, तो सॉल्यूशन देख के निकल ले आगे। ये क्या लिख दिया? ठीक है सर, करता हूँ। पहले सॉल्यूशन क्यों देखते हो, पहले क्वेश्चन अपने से, अब आपके जो भी कॉन्सेप्ट बने पहले उनको अप्लाई करो। नहीं समझ में आ रहा है, सॉल्यूशन देखो, फिर देखो क्या गड़बड़ हो रही है। चलो ट्राई तो करो, एक बार बता दूंगा फिर, ठीक है? हाँ सर। चलिए फिर, ओके, कर लो भाई, बाकी का जो भी बचा वो भी कर लो, और इसका एक्सरसाइज 3 भी कर लो, करंट इलेक्ट्रिसिटी का।